नमस्कार। आज हम 304 विधानसभा बांसी में हैं और वर्तमान विधायक हमारे पास बैठे हैं और हम कुछ किसानों के, कुछ लोगों के, 304 विधानसभा के कुछ ऐसे नागरिक हैं जिनके सवाल हैं, तो सवाल लेकर हम यहाँ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा 304 में विधायक श्री जय प्रताप सिंह क्या उत्तर देते हैं। इस बार आप किसको विधायक बनाएंगे? जे हमारे जनता के भलाई करे वह हमार विधायक है, और जे रोवल करब सुनबे नहीं करी ओकर कवन हमें ओका देहले फायदा है। अच्छा, तब का करब इनसे के कहल गए रोडे कहल गए राजा साहेब से ट्यूबे के कहल गए लाइन के कहल गए एको सुनवाइए नहीं वन करत है। उनके मंत्री जोगी सड़क बंधा एको नहीं सुनवाई करत है। उनके मालिक जोगी हुए। अब का हमारे उन्हें करी उन्हें देहले कवन फायदा है जब जोगी यही है तब दियल जाये वोट बाबू। अच्छा, तो आपकी परेशानियों का हल नहीं किया ना वर्तमान विधायक कुछ ने? नहीं कुछ नहीं जवान कैले तो उन पहले कैले, लेकिन अब की 2 इलेक्शन से उन कुछ ना कैला। तो आपकी सड़कें यहाँ की सही नहीं है? नहीं सही है दादा, हमारे तो परेशान सड़कों को विधायक कभी आए यहाँ क्षेत्र में आए बहुत कभी? आइले 2-4 मरतबा, एक मरतबा में लोग पैदल अइले लेकिन वो नहीं ध्यान कैले। अच्छा, बाढ़ भी आई थी? बाढ़ आयल है कहे तो अरे कुआं में जब तालाब में बसल हो तो हम का करी। ऐसा बोला विधायक ने? हाँ हाँ राजा साहेब ही हाँ मंदिर है कहे रहना। अच्छा, हाँ बाबू, तो इस बार वोट किसको देंगे आप? जे हम लोग का ये मजबूरी समझेगा, हम लोग का मतलब ये देखेगा, सुख दुख उसको वोट देंगे। और किसके वोट दें? क्या मौजूदा जो विधायक है उन्होंने आपका सुना नहीं? क्या सुना? रोड वैसे ही है, बाढ़ का पैसा मिल ही नहीं रहा। खाद 500 रुपये बोरा हम लोग बिलेक से ला करके डाले खेते में, गऊ खा रही हैं। रात भर हम लोग खेत पकड़ के बैठे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग का विधायक? जी, तो आप बोल रही थी कि ट्यूबवेल भी खराब है। हाँ, ट्यूबवेल भी खराब है, वो भी तालाब से पानी ला के खेत सींचा गया। तो आप वोट उसी को देंगे जो आपकी परेशानी को हाँ, सुनेगा? जो परेशानी मजबूरी समझेगा हम लोग का, आखिर उसी को वोट हम लोग देंगे। तो इस बार किसको विधायक बनाएंगे? अब हम क्या बताए साहब बाबू विधायक अरे हाँ हाँ, पता नहीं क्या करी कौन। आपको आपके यहाँ सड़कें सही हैं? कहाँ सही है सड़कें सब एकदम गहीर। और आपके यहाँ जो बाढ़ आई थी उसका मुआवजा मिला? नहीं नहीं मिला। तो सरकार किसकी बनाएंगे आप? अब क्या बताए भाई, जब कुछ भी देते ना तेने थोड़ो बनाओ जाए, कर्जन बर्जन थोड़ो बनाओ जाए विधायक। अच्छा, यहाँ के किसान बता रहे हैं कि पशु बहुत परेशान कर रहे हैं किसानों को। हाँ क्या है सही बात? सही बात है। हाँ, दिलगाह तो परेशान करते ना, भाई भैंसा सांड। हाँ, हाँ वो भी परेशान कर रहे सब। हैं। मतलब जो आपकी समस्याओं को सुनेगा हाँ उसी को विधायक बनाएंगे। सब का और दूसरे अच्छा, बताइए आप कौन से गांव के निवासी हैं? गोठवा घाट। गोठवा घाट। तो इस बार किसको विधायक बनाएंगे आप? जो हमारी रक्षा करेगा उसी को विधायक बनाएंगे। तो कैसे सुरक्षा नहीं हो पा रही है? सुरक्षा नहीं, अभी तक जो यहाँ का लेखपाल है हमारे ग्राम गोठवा घाट का, हाँ। वो पूरे गांव से सबसे पैसा लेकर अभी तक किसान निज पैसा नहीं आया, बाढ़ क्षेत्र का पैसा नहीं आया, रोड खराब है, आने जाने में दिक्कत है, पशु भी चल रहे हैं, उसी कोई देखभाल नहीं कर रहा है। पूरी समस्या हमारे गाँव सुनने वाला कोई विधायक नहीं। कभी विधायक जी आए थे लेकिन उन्होंने कहा कि आप तो जलमग्न गांव में रहते हैं तो यहाँ की कैसे सेवा कर पाएंगे। तो ऐसा कहा विधायक जी ने? हाँ ऐसा ही कहा। कौन है विधायक? जय प्रताप सिंह। जय प्रताप सिंह। तो उन्होंने आपकी समस्याओं का निदान नहीं किया? कुछ नहीं किया, आपको सुना ही नहीं? सुना ही नहीं ना, लेखपाल को भी टाइट किया। अभी तक हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति कोई पैसा निधि नहीं मिला वहाँ सरकार की। तो विधायक बनाएंगे आप? किसकी सरकार बनाएंगे आप? जे हमन के भलाई करी तेही के बनावल जाई। हाँ, तो कौन सी भलाई नहीं हुई अभी तक? अब भलाई है, अभी न बाढ़ के पैसा नहीं मिलल, हाँ। रोड खराब है, रात बिरात आम दिक्कत है। टेबल नहीं चालू है। हाँ नहीं चालू है, खराब है। हाँ, और किसानी ठीक है आपकी? अब किसानी कौन ठीक है, सांड भैंसा चरत है गेहूँ और का लीलगाय। खाद मिल रही है?
खाद भी नहीं मिल रहा है, हाँ। यूरिया कहाँ मिलत है बाबू। अच्छा, तो ये सब समस्या है, तो मतलब आप उसको जिताएंगे जो आपकी समस्या को सुनेगा। बिल्कुल सही बात यह है भैया। ये थे कुछ जनता के सवाल, जो किसान परेशान हैं मवेशियों को लेकर, खाद को लेकर, सड़क को लेकर, जितने भी विकास जो होने थे। कुछ बाढ़ग्रस्त एरिया हैं, वहाँ पर मुआवजे नहीं बटे, तो ऐसे कुछ सवाल हैं जो जानने की कोशिश करते हैं विधायक जी से कि उनका क्या उत्तर क्या रहेगा। लीजिए, बताइए सर। एक तो मैं बताना चाहूँगा कि किसान से संबंधित जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में यहाँ पर केंद्र में प्रधानमंत्री बने, तब से हमारा सारा पार्टी का फोकस है किसान का आय को दुगना करने के लिए। और इसीलिए समय समय पर हमने देखा कि 2014 से लेकर 2017 और 17 के बाद भी लगातार कोई न कोई नए कानून पास करना, नए योजनाएं तैयार करना, जिससे किसान को हर प्रकार का फायदा मिले। अगर इस बात को हम ध्यान में रखते हैं तो अभी आपने देखा था कुछ ही एक साल पहले, 1.5 साल पहले, कि जब 3 किसान बिल हम लोग ने पास किया था पार्लियामेंट के अंदर, उसका उद्देश्य ये था कि लघु और सीमांत किसान जो लगभग 80% इस देश में हैं, उनको स्वावलंबन करना, उनको मजबूत करना, उनको हर प्रकार का अनुदान के आधार पर उनकी खेती को आसान करना, उनको खाद और पानी से पूरी तरह से सुरक्षित करना, ये हमारा उद्देश्य था। और उसमें जो आगे की जो आज के देश की जो हालत है, किसानों को एक उद्योग की तरह श्रेणी में डाल के उनको एफपीओ के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं किसान संगठन, किसान उत्पादक संगठन, इनका गठन करने के बाद उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देना, ये सरकार का उद्देश्य था। और उसके साथ मंडी को न्यूनतम रोल देना, डायरेक्ट एमएसपी पर खरीदना, और उसके साथ अनुदान खाद का देना, उसका सप्लाई जारी रखना, ये सारी चीज़ें 2014 से लेके अभी तक ये चल भी रहे हैं। और इसी के कारण पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक खरीदारी आपके एमएसपी के आधार पर आपका ये रबी और खरीफ के फसलों में हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश और अब पूरा उत्तर प्रदेश में इस 5 साल के अंदर हुआ था। यदि हम गंभीर नहीं होते तो हमने आते आते ही 2017 में सरकार बनने के बाद सबसे पहले कैबिनेट में 86 लाख किसानों के लिए 36,000 करोड़ का 1 लाख तक का कर्ज उनका मुफ्त कर्ज माफ करने का हमने एक पॉलिसी लाए थे। उसको हमने कैबिनेट में पास भी किया था। और उसके बाद हम लगातार उनके आय को दोगुना करने के लिए अलग अलग योजना लाके मिलियन फार्मर स्कीम के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करना, मृदा परीक्षण से एक एक किसान का खेत का परीक्षण करके कितना खाद देना है वो करना, प्राकृतिक खेती के तरफ उनको प्रशिक्षित करना, एफपीओस के गठन के बाद उनकी आय को दोगुना करके एक्सपोर्ट भी करना। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चले आ रहे हैं। और हम लोग ने प्रयास किया है कि जितने भी हमारे नहरें हैं जो पहले से ठीक से नहीं टेल तक पहुंचा पाते, उन नहरों को साफ करके डीसिल्टिंग करा के नीचे तक उनको टेल एंड तक उनको पहुंचाना, ताकि किसानों को अच्छी तरह से उनका फ़ायदा भी मिले। और पुराने जो हमारे जैसे सिद्धार्थ नगर में या हमारे बांसी क्षेत्र में बहुत सारे पुराने ड्रेन्स हैं, उन ड्रेन्स को डीसिल्टिंग करके उनको साफ कराना, ताकि उससे भी सिंचाई का एक माध्यम हो जाता है। तो इस तरह करके बहुत सारे योजनाएं जो किसान से जुड़े हुए हैं उनको हम लोग लागू करते जा रहे हैं, कर भी रहे हैं। और किसानों का आय को दुगना करने के लिए एमएसपी को पूरी तरह से मजबूत व्यवस्था करके सीधा उनके खाते में पैसा देना डीबीटी के माध्यम से, ये भी किया। और किसान इसका अच्छी तरह से फायदा भी उठा रहे हैं। सर, दूसरा जो सवाल था, जो आम किसान जो मवेशियों से परेशान, इतने काऊ वो शेड्स वगैरह बने हुए हैं, कई चीज़ें बनी हुई हैं और कई लाखों के प्रोजेक्ट्स उस पर खर्चे हो रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है आपको? जो पशु जो नुकसान कर रहे हैं आम किसान की, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या जरूर है, मगर हमारे 2017 के आने के पहले
ये समस्या इसलिए नहीं था क्योंकि हम सब समाज में रहते हैं और हम सभी लोग देखते हैं कि जब ये छुट्टा पशु हमारे किसान के माध्यम से छोड़ दिया जाता था, या कोई गाय जो दूध देना बंद कर देती थी उसको छोड़ते थे, या जो बछड़ा होता था उसको छोड़ देते थे, वो उसके बाद वो गायब हो जाता था। ये सही है कि उस समय उसको काटने के लिए लोग यहाँ पर ले जाते थे, स्लॉटर हाउस में कटता था। तो ये हमारे पॉलिसी के खिलाफ है और हमारा जो संकल्प पत्र है उसमें पहले ही हमने कहा था कि 2017 में हम सरकार बनाएंगे तो जितने भी अवैध स्लॉटर हाउस हैं उनको हम बंद करेंगे और किसी भी तरह से हम पशु को कटने नहीं देंगे, क्योंकि हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। और इसी को मेंटेन करने के लिए हमने 2017 में हमने शुरू किया। तब उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारी संख्या में जो पशु छोड़े जाते थे वो बढ़ते गए। उसकी व्यवस्था पहली बार किसी भी देश में उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनके नेतृत्व में उन्होंने काउशेड का निर्माण करना शुरू किया। पहले टेम्परेरी, फिर हर एक ब्लॉक के अंदर एक नया पक्का काउशेड करना शुरू किया, उसकी व्यवस्था किया। उसका पूरा फाइनेंशियल जो होता है, उसका जो फाइनेंशियल होता है, उसको एक समिति बना के जिसमें प्रधान और ब्लॉक लेवल के कर्मचारी होते हैं, फिर वो तहसील लेवल के कर्मचारी, एक समिति बनता है और फिर जिले लेवल का समिति बनता है। ये 3 टायर सिस्टम उन्होंने ये इसको तैयार किया और वो सारा पैसा जो उसका खिलाने पिलाने और उसको देख रेख करने चौकीदार तक लेके ये ग्राम प्रधान और उनके नीचे का समिति को दे दिया गया। जो शिकायतें हम लोग को प्राप्त होती है, क्योंकि इस प्रारंभिक समय में काफ़ी शिकायतें आई थी, क्योंकि तब उस समय धीरे धीरे करके उसको हम लोग निर्माण कर रहे थे, तैयार कर रहे थे। जहाँ भी ज़मीन मिल रहा था, पहले तो टेम्परेरी हो रहा था, मगर अब उसको काफ़ी अच्छी तरह से हम लोगों ने किया। क्योंकि पशु आपका लगातार लोग किसान रखते भी हैं, बछड़ा हो जाने पर उसको रोकते नहीं है, उसको बाहर छोड़ देते हैं। गाय जो दूध देना बंद कर देती है उसको भी छोड़ देते हैं। तो ये एक समस्या लगातार है, ये एक दिन की समस्या नहीं है। परंतु पहली बार उत्तर प्रदेश में ये गौशाला वाली व्यवस्था और गौशाला को अपने आप में ही मजबूत बनाना, उसका गोबर का खाद का उसका गोबर का खाद बनाना, उससे अगरबत्ती बनाना, उससे पूजा सामग्री बनाना, ये कई गौशालाओं में हम लोग ने प्रारंभ भी कर दिया है। और ये भी किया है कि जो हमारे पशु विभाग का जो है, पशुधन विभाग है, उनके माध्यम से एक वो भी निकला, वो जो सीमन जो निकलता है गायों को जो दिया जाता है, जिसमें उसका 80% ये माना जाता है कि सीमेंट डालने के बाद 80% उसका बछिया निकलेगा। ये भी हम लोग ने सब्सिडाइज रेट पर, अनुदानित रेट पर भी ये चालू कर दिया और अब किसान उसको लेना भी शुरू कर दिए। तो ये पूरा प्रक्रिया धीरे धीरे करके सुधार भी आएगा और जैसे जैसे बछिया हमारे तैयार होंगे, बछड़े कम निकलेंगे, उनका मैनेजमेंट भी ठीक से हो पाएगा। तो ये सरकार ने अपनी तरफ से इस 5 साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू किया। सर, दूसरा सवाल है, कुछ लोग और नागरिक जो और बता रहे हैं कि अगर हमारे संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में रोजगार को लेकर कई चीज़ें थी, तो वो कहाँ तक, कितना इम्प्लीमेंट हो पाया? देखिए, नौकरियां सबसे बड़ी समस्या है, पूरे देश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, क्योंकि हम तो 24 करोड़ की आबादी है, बड़ी संख्या में लोग पढ़ लिख के निकलते भी हैं। 2 चीज़ इसमें समझने की बात है। एक, अभी तक पिछले 50-60 साल या 70 साल के अंदर अभी तक उद्योग उत्तर प्रदेश में नहीं, ये था कि वो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की थी। तो उद्योग को लगाने के लिए, उद्योग को प्रोत्साहन करने के लिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से काम किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए गए और बिजली की आपूर्ति करने के बाद और नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने के बाद और प्रधानमंत्री का लगातार उनका यहाँ पर आना और उद्योग के साथ मिलकर बातचीत करना, आज जाके इस 5 साल के अंदर हम लोग ने 3 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश अलग अलग उद्योग घरानों के माध्यम से 3 लाख करोड़ का निवेश का आना शुरू हो गया है, जिसमें 60,000 करोड़ का निवेश हो चुका है। डिफेंस कॉरिडोर आपका बनना शुरू हो गया है, जो प्रयागराज से लेकर चित्रकूट की तरफ से है, और उसमें आपने सुना भी होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल जैसे भी सबसे शक्तिशाली मिसाइल जो इंडिया का है, भारत का है, वो भी उसका निर्माण करने शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले रोजगार उत्पन्न करने के लिए हमको उद्योग लगाने की आवश्यकता थी। उद्योग के लिए हमने जो वातावरण बनाया है उसमें अब उद्योग लगना प्रारंभ हो गए और वहीं से हमारे नए नए रोजगार उत्पन्न होंगे। दूसरी बात,
कि रोजगार और नौकरी दो अलग अलग होता है। सरकार की सीमाएं होती है, सरकार के विभाग होती है, सरकार जितना उस विभागियों के अंतर्गत उनके जो स्वीकृत पद होते हैं वो एक सीमा के अंदर होता है। वो लगभग हम लोग ने 4.5 लाख इस तरह के नौकरियां अलग अलग पदों का जो हम लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा आयोग के माध्यम से वो कराते हैं, उसमें उनका लगातार इन लोग का भर्ती होते रहता है और वो भी एक प्रक्रिया चलते रहता है, क्योंकि लोग रिटायर होते हैं और फिर उसको पद को भरा जाता है। तो वो नौकरी जिसको हम कहते हैं सरकारी सेवा में वो सीमित है। रोजगार होता है जो हम उद्योग लगाते हैं और उद्योग के माध्यम से जो बच्चे पढ़ लिख के निकलते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो या अलग अलग विशेषज्ञ में वो काम करते हैं, विषय में काम करते हैं या पढ़े हैं, उनको हम रोजगार देते हैं और ये उद्योग में रहते हैं। उद्योग के साथ एक और अच्छी बात होती है कि स्टार्टअप योजना के बहुत छोटे छोटे कई स्टार्टअप योजना भी निकलना शुरू हो गए। देश के अंदर तो बहुत तेजी से निकल रहा है, मगर उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है कि अब स्टार्टअप योजना काफी तेजी से हो रहा है, जो स्टार्टअप योजना में 5, 10, 15 इस तरह के छोटे योजना में लोगों को रोजगार देते हैं। तो इनको भी तैयार करने के लिए कौशल विकास का योजना पहली बार उत्तर प्रदेश में, पहली बार देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में भी उद्योग का वातावरण बनाने के लिए कौशल को भी तैयार करना पड़ता है। कौशल विकास का हर जनपद में एक केंद्र बनता है, उसमें अलग अलग ITI से लेके और ये B.Tech और M.Tech और इस तरह के जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से इनका सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन होके बहुत सारे बच्चे अब सिलेक्ट होके बाहर भी जा रहे हैं, अच्छे पैकेजेस के साथ जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही 5 साल के अंदर ही ये सब कर पाएंगे, क्योंकि बिगड़ी व्यवस्था आपका पिछले 60-65 साल से चल रहा है और उसी के बाद हम लोग ने जब 5 साल के अंदर ये वातावरण बनाया तो रोजगार के साथ नौकरी भी देना, रोजगार के साथ स्टार्टअप भी करना और उसके साथ ऐसे बच्चों को भी सम्मिलित करना जो इस तरह के लोग अलग अलग फील्ड में जहां उनका योगदान हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।